नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए तमाम प्रबंध किए जाए, उपचार इलाज उनका ठीक ढंग से किया जाए और शीघ्र स्वस्थ होने की घायलों के लिए कामना की। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। साइबर क्राइम सतर्कता अधिष्ठान एवं राज्य विशेष अनुसंधान दल के कार्यों की समीक्षा की। साइबर अपराध के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए बैठक की गई। जोन एवं जनपद स्तर पर गठित की गई साइबर सेल का प्रभावी उपयोग किया जाए और ऐसे में थानों में साइबर हेल्प डेस्क की मदद से प्रभावी कार्रवाई की जाए। साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों को और अधिक विमर्श करके निकाला जाए, जिसके जरिए लोगों को जागरूक भी किया जाए। साइबर क्राइम के लगातार मामलों में बढ़ोतरी हुई है और इसी को लेकर यह समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक में तमाम विषयों पर मंथन किया गया, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है एक और जहां कानून व्यवस्था पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रखर तौर पर कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, वही बात करें तो अब उनका कदम साइबर अपराध को रोकने के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इस कदम के जरिए कहीं ना कहीं साइबर अपराध के रोकथाम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अग्रसर दिखाई दिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ फोनों पे जुड़ गए। स्कंदिता, देखिए, जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और खासतौर पर इसके मायने इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि साइबर अपराध के रोकथाम के लिए ये बैठक की गई। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ अभी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें, साइबर क्राइम और सतर्कता अंगेष्टा जो है एवं राज्य विशेष अनुसंधान दल के जो कार्य है, उनको लेकर आज योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो उस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से उसके लिए प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल बनाया जाएगा, उन सबको लेकर आज बैठक में बातचीत करते हुए नजर आएंगे सीएम। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने मेयर के 8 टिकट किए हैं घोषित। लखनऊ से वंदना मिश्रा सपा की प्रत्याशी होंगी, गोरखपुर से काजल निषाद सपा की प्रत्याशी और प्रयागराज के अजय श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। वहीं यदि बात करें झांसी की, तो झांसी से रघुवीर चौधरी को टिकट मिला है। मेरठ की बात करें तो अतुल प्रधान यहां से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा को टिकट दिया गया है। वही बात फिरोजाबाद की करें तो फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा को टिकट दिया गया है। अयोध्या मेयर के लिए आशीष पांडे सपा की प्रत्याशी होंगे। 8 नामों पर मुहर लगा दी है और ऐसे में तमाम ये नाम हम आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त निकाय चुनाव में दम भरती हुई नजर आ रही है। पार्टी ने मेयर के 8 टिकट घोषित कर दिए हैं और इन मेयर्स पर जिम्मेदारी दी गई है समाजवादी पार्टी का निकाय चुनाव में परचम लहरवाने के लिए। और इन सभी 8 मेयर के प्रत्याशियों को जिम्मेदारी के तौर पर सपा ने महत्वपूर्ण औहदा दिया है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। निकाय चुनाव नामक नौका को
पार लगाने के लिए इन सभी 8 प्रत्याशियों पर भरोसा जुटाया है। समाजवादी पार्टी ने मेयर के 8 टिकट घोषित किए हैं और ये तमाम नाम हम आपके लिए लेकर आए। फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा को टिकट दिया गया है। अयोध्या मेयर के लिए आशीष पांडे सपा के प्रत्याशी होंगे और ये 8 नाम जिनको टिकट दिए गए हैं। लखनऊ की बात करें तो वंदना मिश्रा सपा की प्रत्याशी होंगी और इसके साथ साथ गोरखपुर से काजल निषाद सपा की प्रत्याशी होंगी। प्रयागराज के अजय श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है और भाजपा से टक्कर के लिए इन सभी नामों पर मुहर लग गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। स्कंदता, देखिए, समाजवादी पार्टी जहां एक और निकाय चुनाव को लेकर दम भर रही है, वहीं ये ताजा अपडेट जहां मेयर के 8 टिकट घोषित कर दिए हैं समाजवादी पार्टी ने, बड़ी जिम्मेदारी इनके सर पर दी है। देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अभी 8 मेयर की जो सीट टिकट है वो अभी घोषित की है कि 8 जो जिले हैं वहाँ से कौन कौन मेयर प्रत्याशी रहेगा। और कहीं ना कहीं जो हम पहले से न्यूज़ 1 इंडिया ने अनुमान लगाया था कि लखनऊ से समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण वोट पर खेलेगी, ब्राह्मण पर दांव लगाएगी, और वही सच हुआ। लखनऊ से वंदना मिश्रा को मेयर का टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। वहीं गोरखपुर से अर्चना निषाद को उन्होंने टिकट दिया है। 2 ब्राह्मण के ऊपर दांव लगाया है। इसके अलावा जो अयोध्या के जो मेयर टिकट है वहां पर आशीष पांडे हैं, वहां पर भी उन्होंने एक ब्राह्मण को उतारा है, आशीष पांडे को। इसके अलावा मेरठपुर से अतुल प्रधान जो है उनकी पत्नी सीमा प्रधान पर वो दांव लगाया है उन्होंने। और इसके अलावा झांसी से रघुवीर चौधरी है, उन पर दांव लगाया है। प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव है। ये टोटल 8 जो है वो मेयर 8 जिले जो है वहाँ से मेयर की लिस्ट घोषित कर दी गई है कि समाजवादी पार्टी से कौन कौन जीतेगा, जिसमें से लखनऊ और अयोध्या 2 जगह ऐसी है जहां से उन्होंने ब्राह्मण पर दांव लगाया है। और देखना होगा कि ये जो नई चाल सपा ने चली है वो समाजवादी पार्टी को निकाय के चुनाव में किस हद तक जीत दिला सकती है, क्योंकि लगातार सपा का मानना था जिस तरीके से। महत्वपूर्ण चीज ये भी है क्योंकि जिस तरह से ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट भी पेश की थी और उसके बाद कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर माहौल बना हुआ था, लेकिन जब रिपोर्ट आई और जब निकाय चुनाव को लेकर जो भी आरक्षण की सूची सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को फायदा हुआ है। और अगर आज हम इन 8 प्रत्याशियों की बात करें तो इनमें अधिकांश महिलाएं हैं। देखिए, 50% महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात सरकार हमेशा से करती है। सरकार से जब भी पूछा जाए तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि जब आधी आबादी महिलाएं हैं तो आधा % पार्टिसिपेशन उनका इलेक्शन में भी होना चाहिए। और उसी को देखते हुए जब ये रिपोर्ट निकाली थी तो उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी 50% से ज़्यादा सीटें। और वही है कि आज जो निकल के आया, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी से और भी विपक्षी पार्टियाँ थी वहाँ से आपत्ति जताई गई थी। और उन्होंने कहा था कि जहाँ पर ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए इतनी सीट नहीं छोड़ी है, हम फिर भी वहां पर अलग जो दूसरी कास्ट है वहां पर हम दूसरी कास्ट को उतारेंगे, जो जहां पर सामान्य है वहां पर भी हम ओबीसी उतारेंगे। तो ऐसी चीज देखने को मिली थी। और अब जो टिकट का ऐलान हुए हैं, 8 मेयर की सीट के ऐलान कर दी है समाजवादी पार्टी ने, उसमें भी देखने को मिल रहा है महिलाओं का पार्टिसिपेशन बड़ा है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी के कार्यालय की बात करें तो पार्षदों में भी सबसे ज़्यादा भीड़ जो देखने को मिल रही है वो महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो चुनाव को लेकर बढ़ रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि कितना फलदायी होता है, कितना फ़ायदा मिलता है समाजवादी पार्टी को और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को भी, क्योंकि अब ऐसे में जब सपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, वंदना मिश्रा को लखनऊ से उतार दिया है, तो देखना होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ ऐलान होता है। कई सारे टॉप लिस्ट में नाम है, कई मंत्रियों की पत्नी के नाम है। देखना होगा कि किसको भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव में उतारती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्कंदता। और प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता दें, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आज अदालत में पेश होंगे दोनों माफिया भाई। सीजेएम कोर्ट में माफिया अतीक और अशरफ की पेशी आज होगी। समय से नहीं पहुंचने पर 12 अप्रैल को पेशी नहीं हो पाई। और आपको बता दें कि नैनी सेंट्रल जेल में माफिया अतीक और भाई अशरफ इस वक्त मौजूद है और पुलिस कोर्ट से कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है, क्योंकि लगातार इसमें
तमाम आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और एकमात्र जो पूछताछ का जरिया वो अतीक अहमद और अशरफ ही है और इन दोनों की ही कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं कई राजों से पर्दाफाश करने के लिए पूछताछ की जाएगी और इसको लेकर कस्टडी रिमांड की मांग पुलिस कर सकती है। और आज ये पेशी होने वाली है, महत्वपूर्ण पेशी, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये पेशी होगी और हत्याकांड में क्या कुछ विषय रहे, क्या कुछ प्लानिंग रही, क्या साजिश रची गई, इसको लेकर पुलिस लगातार जांच के लिए कस्टडी रिमांड भी मांग सकती है। वही गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया बुल्स और M3M कंपनियों के 18 निदेशकों पर एफआईआर दर्ज हुए हैं। गाजियाबाद के शिप्रा ग्रुप ने कराया है एफआईआर दर्ज। आपको बता दें कि दोनों कंपनियों पर 6,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों में विजय बहुगुणा के विधायक पुत्र साकेत बहुगुणा भी शामिल है और 8 तरह की संगीन धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आखिर क्या आरोप है? अमित वालिया की ओर से आरोप लगाया गया है कि इंडिया बुल्स के लोगों ने साफ कर दिया कि उनके पास समीर गहलोत, गगन बांगा और साकेत बहुगुणा का स्पष्ट निर्देश था कि भुगतान प्राप्त करने के बाद भी ऋण खातों को बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि 30 मई को 2021 को एक बार फिर से कंपनी से बैठक हुई और सेक्टर 128 में शिप्रा ग्रुप की जमीन को बेचने पर सहमति बन गई। ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए डीएलएफ से बात की गई और जो कि 1250 करोड़ में खरीदने की तैयारी की गई थी। आरोपों के मुताबिक डीएलएफ के ज्यादा कीमत के खरीदने को लेकर होने के बाद भी इंडिया बुल्स ने साजिश करके जमीन M3M को सिर्फ 900 करोड़ में बेच दी। इतना ही नहीं, वालिया ने 300 करोड़ रुपए नकद भुगतान के लिए भी आरोप लगाए हैं और कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरा प्रकरण आपके पास न्यूज़ 1 इंडिया लेकर आया है। इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी 420 के साथ साथ 120 भी, इन सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सिकोटी आप यहाँ पर हैं जी। आप 128 में, आप किसकी तरफ से हैं? कदम की तरफ से है। कदम कौन सी ग्रुप है? M3M। तो आप ही सिकोटी से यहाँ पर हैं या कोई दूसरी कंपनी भी यहाँ पर है? नहीं, दूसरा कंपनी भी है। दूसरी कंपनी कौन सी है? ग्रुप 4। नहीं, ग्रुप 4 में किसके द्वारा रखी गई है? वो शिप्रा की तरफ से है। आप यहाँ पर क्या जिम्मेदारी दी गई आपको? हम लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है कि यहाँ पे देखो कोई बोर्ड लगने न पाए, कोई कब्जा न करने पाए। इस जमीन पे विवादित जमीन है, जब फैसला हो जाएगा इसके बाद चाहे जो इस पे कब्जा करें। कब से आप यहाँ पर सुरक्षा दे रहे हैं? यहाँ से सर हम 3 महीने हो गया। उससे पहले भी कोई सिक्योरिटी थी यहाँ पर? इससे पहले कोई सिक्योरिटी था, हमको पता नहीं है। कितने गार्ड रहते हैं आपके M3M की तरफ से? 12 गार्ड हैं सर। और सिप्रा की तरफ से कितने गार्ड होंगे? और 14 है उसके। सिक्योरिटी दो कॉरपोरेट बड़ी कंपनी आपस में भिड़ी हुई है, जहां एक सिप्रा जो ग्रुप है कंपनी, उसके द्वारा धोखाधड़ी का न्यायालय के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। जो जानी मानी कंपनी इंडिया बुल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि इंडिया बुल्स कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट पर लोन देने के नाम पर कुछ डील हुई थी सिप्रा ग्रुप की, और जिसके बाद में लगभग सिप्रा ग्रुप ने जो मुकदमा दर्ज कराया है उस मुकदमे में साफ तौर पर बताया है कि लगभग 6,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप बताया है। उन्होंने कहा है कि डिफाल्टर प्रोजेक्ट कर धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिप्रा ग्रुप, जो हमारे आप पीछे जमीन देख रहे हैं, ये जमीन भी सिप्रा ग्रुप की थी और सिप्रा ग्रुप ने जो इस जमीन की लास्ट में इंडिया बुल्स के साथ एक बैठक की और बैठक में कहा गया कि इस जमीन को डीएलएफ को सौदा किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करने के बाद जो आरोप लगाए गए हैं, इस जमीन को M3M बिल्डर को बेच दिया गया और कहीं ना कहीं यह भी आरोप लगाए कि 300 करोड़ रुपए नगद वसूले गए। इस जमीन को 900 करोड़ रुपए में M3M बिल्डर को बेचा गया, जबकि इसका सौदा
₹1250 करोड़ रुपए में डीएलएफ को हुआ था। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो इंडिया बुल्स कंपनी है, जिस पर आरोप सिप्रा के खुद एमडी ने लगाए हैं, और उस पूरे मामले में धोखाधड़ी की एक एफआईआर दर्ज कराई है। साफ तौर पर कहा गया है कि इस मामले में कहीं ना कहीं जो बड़ी धोखाधड़ी की गई है, डिफाल्टर घोषित करने के बाद बिल्डर को कहीं ना कहीं तमाम तरीके से फंसाने का प्रयास किया गया, जमीन हड़पने का प्रयास किया गया, तमाम तरीके से आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश के बाद इंदिरापुरम थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से देखा जाए, कहीं ना कहीं इंडिया बुल्स जो कंपनी है उसने कुछ अपने निदेशकों समेत बड़ी एक जालसाजी खेली है, जिसमें 18 लोगों के खिलाफ, जो इंडिया बुल्स के निदेशक हैं, M3M के निदेशक हैं, उनके समेत 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और एफआईआर दर्ज के बाद अब इस पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। नोएडा सेक्टर 128 की इस जमीन पर सिप्रा ग्रुप और M3M बिल्डर जो है ग्रुप अपनी निगाहें बनाए हुआ है। इसको लेकर M3M और सिप्रा ग्रुप के द्वारा दर्जनों गार्ड भी रखे हुए हैं, जिससे किसी तरीके का कोई सुरक्षा में विवाद ना हो जाए या जमीन पर कोई कब्जा ना हो जाए। आप देखिए हमारी तस्वीरों में कि हमने गार्ड से भी बात करने की कोशिश की थी, उनका बताया भी गया था कि लगभग 14 गार्ड जो हैं वो M3M बिल्डर की तरफ से रखे गए हैं, और लगभग 15 गार्ड जो हैं वो लगभग दूसरे जो सिप्रा ग्रुप है उसके द्वारा रखे गए हैं। और दोनों सिक्योरिटी रखने का कारण यही है कि रात दिन की ड्यूटी देना और यहाँ पर जमीन पर कब्जा ना हो जाए। इसी कारण जो है सुरक्षा यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लगाए गए हैं। हालांकि दोनों जो M3M बिल्डर है या फिर सिप्रा ग्रुप है वो अपनी इस जमीन को अपना बता रहा है, और कहीं ना कहीं अब पूरे मामले में जो है सिप्रा ग्रुप के द्वारा M3M बिल्डर पर और जो इंडिया बुल्स कंपनी है उस पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ में निशांत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा। वही बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी की याचिका पर आज सुनवाई। बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी ने गुजरात के कोर्ट में दर्ज कराई थी आपत्ति। राहुल गांधी की याचिका के जवाब में कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार अब तनातनी बढ़ती जा रही है और राहुल गांधी की भी मुश्किलें चौतरफा बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी की याचिका के जवाब में कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी और बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। और बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी ने गुजरात के कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी और राहुल गांधी की याचिका के जवाब में कोर्ट में ये आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। बीते दिनों जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता गई थी और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। वहीं राजस्थान के घटनाक्रम पर आज महत्वपूर्ण बैठक। आज सुबह 10:30 बजे सुखविंदर रंधावा और खड़गे की होगी मीटिंग। बैठक में सचिन पायलट को भी बुलाया जा सकता है, ऐसी संभावना है। और बैठक में केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक भी मौजूद रह सकते हैं। और ये बैठक 10:30 बजे प्रस्तावित है। सुखजिंदर रंधावा और खड़गे की ये मीटिंग कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि लगातार अब राजस्थान की सियासत में भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हलचल अब देखने को मिल रही है। एक और जहां सचिन पायलट प्रदर्शन कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो राजस्थान के घटनाक्रम पर आज ये महत्वपूर्ण मीटिंग सुबह 10:30 बजे सुखजिंदर रंधावा और खड़गे की मीटिंग होगी। और मेरठ से आपको खबर बता दें, बीमारी के चलते बुजुर्ग ने की आत्महत्या। झोपड़ी में फंदा लगाकर जान दी है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने के लिए से इनकार कर दिया। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और बीमारी के चलते आत्महत्या की परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि मेरठ का ये पूरा मामला, जहां मवाना थाना क्षेत्र में ये घटना घटी, बीमारी के चलते बुजुर्ग ने आत्महत्या कर दी।
परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना भी दी, जिसके बाद परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। वहीं बात करें तो परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार किया। और खबर सुल्तानपुर से है, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब यहां ओपीडी में डॉक्टर का इंतजार करते हुए एक बुजुर्ग ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। स्थिति गंभीर होने के बाद भी डॉक्टर ने मरीज को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना उचित नहीं समझा। बताते चले कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुसाफिर खाना के रसूलाबाद निवासी विदेशी डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए सुल्तानपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज आया हुआ था कि ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार और भारी भीड़ जमा हुई थी। वृद्ध ओपीडी में अपने डॉक्टर का इंतजार कर रहा था और इंतजार करते करते उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मरीज टीबी रोग से पीड़ित था। वही लखनऊ में फिर बढ़े कोरोना के केस। कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची है 97 और साल में पहली बार एक दिन में सबसे अधिक केस सामने आए हैं। कोरोना का लगातार खौफ बना हुआ है और कोरोना के डर के मद्देनजर तमाम एहतियात भी बरते जा रहे हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट दिखाई दे रहा है। टेस्टिंग पर फोकस फिलहाल सरकार का और स्वास्थ्य विभाग का दिखाई दे रहा है। वही बात करें तो लखनऊ में सबसे अधिक केस इस वक्त कोरोना के देखे जा रहे हैं। कोरोना को लेकर जहां स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ मिनिस्ट्री इस वक्त अलर्ट दिखाई दे रही है। लगातार कोरोना देश भर में पैर एक बार फिर से पसारना चाहता है और केवल अगर मरीजों की संख्या की बात करें तो बीते दिनों 97 केसेस सामने आए हैं। और बात करें राजधानी लखनऊ की तो इसमें सबसे प्रथम स्थान पर लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में संक्रमण दर लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में इस वक्त अलर्ट बेहद ही ज्यादा तौर पर बढ़ता जा रहा है। साल में पहली बार एक दिन में सबसे अधिक केस सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। स्कंदता, देखिए लगातार कोरोना अब पैर पसार रहा है देश भर में। एक बार फिर आतंक मचाने के लिए, तांडव मचाने के लिए कहीं ना कहीं कोरोना फिर से कोशिश कर रहा है। और ऐसे में बात करें राजधानी लखनऊ की, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं और क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, जब से कोरोना का इजाफा हुआ है केसेस में, लगातार लखनऊ के जितना भी स्वास्थ्य विभाग है और उसकी तरफ से लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही है सभी अस्पतालों को, चाहे वो लखनऊ के सभी गवर्नमेंट अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, सबको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अपनी जो टीम है, स्टाफ है, उसमें बढ़ोतरी की जाए। जो सफाई कर्मी है उनमें इजाफा किया जाए, जितने भी दवाइयों की उपलब्धता है उसको बढ़ाया जाए और खास तौर पर जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनका ध्यान रखा जाए। जितने मास्क जो लोग आ रहे हैं वो मास्क पहने रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये तमाम चीजें हैं जिसके दिशा निर्देश हमेशा स्वास्थ्य विभाग की टीम देती आ रही है और लगातार सरकार इसको लेकर मतलब बैठक भी कर रही है और लगातार गाइडलाइंस दे रही है कि किस तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहना है। और लखनऊ में अगर केसेस की बात की जाए तो 403 कल टोटल केस उत्तर प्रदेश में आए थे, वहीं 48 केस लखनऊ में दर्ज किए गए थे। तो ऐसे में लगातार लोगों का मानना है और खास करके लखनऊ की जनता की अगर बात की जाए तो लखनऊ की जनता भी काफी हद तक एक्टिव नजर आ रही है। और सरकार की जिस तरीके से सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि कोरोना के केसेस का इतना ज्यादा इजाफा ना हो और किस तरीके से उस पर कंट्रोल पाया जा सके, तो ऐसे में लखनऊ की जनता भी जो है उसका भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार को सहयोग किया जा सके उस तरीके से कर रही है लखनऊ की जनता। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्कंदता। और बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता दें, क्लाउड 9 की बिल्डिंग से गिरकर छात्र की मौत हो गई है। 10वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आपको बता रही है। फ्लैट नंबर 1001 से छात्र गिरा, अपनी बहन के साथ छात्र रहता था। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। और आपको बता दें, क्लाउड 9 से छात्र नीचे गिरा, यानी कि क्लाउड 9 बिल्डिंग से नीचे छात्र गिरता है। उसके बाद
अब तमाम प्रयास पुलिस कर रही है। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। क्लाउड 9 की बिल्डिंग से गिरकर छात्र की मृत्यु हो गई है और आपको बता दें कि 10वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत हुई है। खास बात यह कि आपको बता दें कि छात्र अपनी बहन के साथ रहता था और फ्लैट नंबर 1001 में अपनी बहन के साथ रहता था। वहीं अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।